आंगन में तुलसी के चबूतरे पर लगी अगरबत्ती की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। पूर्णिमा अभी अभी पूजा करके रसोई घर में गई ही थी कि दादी माँ ने रोज की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया था। अरे ओ पूर्णिमा, पूजा पाठ का ढकोसला खत्म हो गया हो तो चाय वाय मिलेगी कि नहीं? ऐसे भी कौन सा सुख दिया है भगवान ने, मेरे हंसते खिलते परिवार की सारी खुशियां छीन ली। बोलते हुए दादी माँ ने गुस्से से भौवें सिकोड़ ली थी। पूर्णिमा ने रसोई घर में से झांकते हुए कहा, चाय बन गई है दादी माँ, अभी लाती हूँ। माथे पर बिंदी, दोनों कलाइयाँ कांच की चूड़ियों से भरी हुई, लाल रंग के सलवार कमीज में पूर्णिमा किसी नई दुल्हन सी दिख रही थी। दादी माँ को चाय देकर पूर्णिमा मुड़ी ही थी कि उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। आदमी का तो कुछ अता पता नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं, फिर भी न जाने क्यों इतना बन संवर कर रहती है। पूर्णिमा ने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया था और करती भी क्या। उसके तो दिन की शुरुआत रोज ऐसे ही दादी माँ के तीखे शब्दों से होती थी। दादी माँ को चाय देने के बाद पूर्णिमा अपने ससुर को चाय देने के लिए उनके कमरे में जाने लगी तो उन्होंने उसे आवाज दे, पूर्णिमा बेटा, मेरी चाय बाहर ही रख दे, मैं उधर ही आकर पी लूंगा। जी पापा, बोलकर पूर्णिमा वापस चली आई थी। पूर्णिमा के ससुर ऋषिकांत जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। उनका बेटा सोमिल भी सेना में जवान था। पूर्णिमा सोमिल की पत्नी थी। 3 साल पहले ही सोमिल और पूर्णिमा का ब्याह हुआ था और ब्याह के 2-4 दिन बाद ही सोमिल को किसी खुफिया मिशन पर जाने के लिए सेना में वापस बुला लिया गया था। इस बात को 3 साल बीत चुके थे पर अब तक सोमिल वापस नहीं लौटा था और न ही उसकी कोई खबर आई थी। इसीलिए फौज की तरफ से उसे गुमशुदा घोषित कर दिया गया था। सोमिल के लापता होने की खबर से ऋषिकांत जी की पत्नी को गहरा सदमा लगा था, जिसके चलते वे कोमा में चली गई थी। डॉक्टर का कहना था कि सोमिल की वापसी ही उनके लिए दवा का काम कर सकती है। पूर्णिमा को विश्वास था कि सोमिल जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। उसके इस विश्वास को कायम रखने के लिए ऋषिकांत जी पूरा सहयोग देते थे। उन्हें पूर्णिमा का पहन ओढ़कर रहना पसंद था। सोमिल के हिस्से का लाड़ प्यार भी वे पूर्णिमा पर ही लुटाते थे। पूर्णिमा ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर ने एक बुटीक खुलवा दिया था। तब दादी माँ ने इस बात का भरपूर विरोध करते हुए कहा था कि समय काटने के लिए घर के काम कम होते हैं क्या? पर ऋषिकांत जी ने उनकी एक न सुनी थी। सास की बीमारी के बाद घर के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी पूर्णिमा के कंधों पर आ गई थी। बुटीक के साथ वह घर भी बखूबी संभाल रही थी, पर दादी माँ हमेशा उससे नाराज ही रहती थी। उन्हें पूर्णिमा का साज श्रृंगार करना, गाड़ी चलाना, बुटीक जाना बिल्कुल सुहाता नहीं था। वे पूर्णिमा को ताने मारने का एक भी मौका अपने हाथों से जाने नहीं देती थीं। समय बीतता जा रहा था। सोमिल की माँ की तबीयत में कोई सुधार न था। इस बीच पूर्णिमा के माता पिता कई बार उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए, पर हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पूर्णिमा का कहना था कि सोमिल वापस आएगा तो उसे यहाँ न पाकर परेशान होगा और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी अब मेरी है। अब ससुराल ही मेरा मायका है। ऋषिकांत जी को पूर्णिमा की ऐसी सोच और समझदारी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन ऋषिकांत जी के करीबी दोस्त कर्नल मोहन घर आए और बोले, ऋषि, मैं एक प्रस्ताव लेकर तेरे पास आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? ऋषिकांत जी ने पूछा। इसके बाद उन दोनों दोस्तों ने बहुत देर तक साथ में समय बिताया और बातें की। फिर कर्नल मोहन जाते जाते बोले, मुझे तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। कर्नल मोहन के जाने के बाद ऋषिकांत जी काफी दिन तक किसी गहरी सोच में डूबे रहे। पूर्णिमा ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने चिंता की कोई बात नहीं बोलकर उसे टाल दिया। पर मन ही मन वे पूर्णिमा के लिए एक बड़ा फैसला ले चुके थे, जिसकी चर्चा पूर्णिमा के माता पिता से करने के लिए आज वे उसके मायके जा रहे थे। पूर्णिमा इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। पूर्णिमा के बुटीक जाते ही ऋषिकांत जी घर से निकल गए थे। उन्हें अचानक यूं देखकर पूर्णिमा के माता पिता थोड़े चिंतित हो उठे थे। पूर्णिमा के पिताजी ने हाथ जोड़कर ऋषिकांत जी से पूछा, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। ऋषिकांत जी बोले, मैंने पूर्णिमा के लिए एक फैसला लिया है जिसमें आप दोनों की राय लेना जरूरी था। यह सुनकर पूर्णिमा के माता पिता एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। पूर्णिमा की माँ ने बड़े ही उतावलेपन से पूछा, कैसा फैसला भाई साहब? ऋषिकांत जी ने कहा, पूर्णिमा के दूसरे ब्याह का फैसला। यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे मुमकिन है? पूर्णिमा के पिता ने हैरानी से ऋषिकांत जी से बोले, क्यों मुमकिन नहीं है? सोमिल की वापसी अब एक सपने जैसी है। 4 दिन की शादी को निभाने के लिए
पूर्णिमा अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन के हवाले कर दे, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। उस बच्ची के विश्वास पर अपने यकीन की मोहर अब और नहीं लगा सकता। बिना किसी दोष के वह एक अधूरेपन की सजा क्यों काटेगी? पर भाई साहब, पूर्णिमा की मां ने बीच में बोलना चाहा तो ऋषिकांत जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ कीजिएगा, पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वे आगे बोले, मैं अपने बेटे के मुंह में पूर्णिमा के भविष्य की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। आज मेरी जगह सोमिल भी होता तो पूर्णिमा के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी उसे कभी स्वीकार नहीं होती। आप दोनों ने उसे जन्म दिया है। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने के पहले आपको इसकी सूचना देना मेरा फर्ज था, इसीलिए चला आया, वरना पूर्णिमा का कन्यादान करने का फैसला मैं ले चुका हूँ। अब आज्ञा चाहता हूँ। ऋषिकांत जी के जाने के बाद पूर्णिमा के माता पिता बहुत देर तक सोचते रहे कि वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोच पाए। पर ऋषिकांत जी जैसे लोग बहू को बेटी की जगह रखकर अपनी सोच का लेवल कितना ऊपर उठाए हुए हैं। पूर्णिमा के दूसरे ब्याह के बारे में सोचते समय सोमिल का चेहरा न जाने कितनी बार उनकी आंखों के सामने घूमा होगा। पूर्णिमा के मायके से लौटने के बाद ऋषिकांत जी अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। पूर्णिमा शाम की चाय लेकर उनके कमरे में ही चली गई थी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ पापा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है बेटा, उन्होंने जवाब दिया और कहा, आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। जी पापा, बोलकर पूर्णिमा उनके पास बैठ गई। ऋषिकांत जी ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, सोमिल की गैर मौजूदगी में तूने इस घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हम सबको भी बहुत अच्छे से संभाला है। अपने छोटे बड़े हर फर्ज को तूने प्यार और अपनेपन से निभाया है। इतना ही नहीं, अपनी दादी माँ के रूखे बर्ताव के बाद भी तू कभी उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटी। अगर मैं यह कहूँ कि सोमिल की कमी तूने कभी महसूस ही नहीं होने दी तो यह गलत नहीं होगा। पर अब नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि सोमिल की चंद यादों का जो दायरा तूने अपने आसपास बना रखा है उसे तोड़कर तू बाहर निकले और जिंदगी में आगे बढ़े। पूर्णिमा ने कहा, आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? सोमिल की कोई खबर आई है क्या? बोलिए ना पापा, क्या हुआ है? पूर्णिमा बेचैन हो उठी थी। ऋषिकांत जी ने भरे हुए गले से कहा, कोई खबर नहीं आई सोमिल की, और ना ही आएगी। उसकी वापसी की उम्मीद अब छोड़नी होगी हमें। पूर्णिमा जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। इतने साल से पति के बिछड़ने का दर्द जो उसने अपने अंदर दबा कर रखा था वह आज आंसुओं की धार के साथ बहता जा रहा था। ऋषिकांत जी ने पूर्णिमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज यह लाचार और बेबस पिता तुझसे कुछ मांगना चाहता है बेटा, मना मत करना। बहुत सोच समझकर मैंने तेरा कन्यादान करने का फैसला लिया है। पूर्णिमा ने चौंकते हुए कहा, पापा आप भी? कमरे से बाहर जाते जाते वह रुकी और बोली, आप गलत कह रहे हैं पापा। अगर सोमिल की कमी मैं पूरी कर पाती तो मम्मी आज अस्पताल में कोमा में ना होती, दादी माँ को मुझसे इतनी नफरत ना होती, और आज आप मुझे इस घर से विदा करने की बात नहीं करते। ऐसा बोलकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। पूर्णिमा के जाने के बाद ऋषिकांत जी सोच में पड़ गए थे कि आप भी से पूर्णिमा का क्या मतलब था। इस बात को 8 दिन बीत चुके थे। ऋषिकांत जी अपने फैसले पर अटल थे। उनके इस फैसले से दादी माँ बहुत नाराज थीं और दादी माँ ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। ऋषिकांत जी एक बार फिर पूर्णिमा को समझाने की उम्मीद से उसके बुटीक पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही पूर्णिमा ने कहा, अरे पापा आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं बेटा, शाम की सैर के लिए निकला था। ऋषिकांत जी बोले, सोचा तुझे देख लेता हूँ, तेरा काम खत्म हो गया होगा तो साथ में घर चलेंगे। पूर्णिमा ने कहा, पापा मुझे थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है, ऋषिकांत जी बोले, मैं बाहर तेरा इंतजार करता हूँ, आ जाना। थोड़ी देर बाद बुटीक बंद करके पूर्णिमा अपनी कार लेकर बाहर आ गई। ऋषिकांत जी ने उससे कहा, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ। कार चलाते हुए ऋषिकांत जी ने फिर अपनी बात शुरू की और पूर्णिमा से कहा, तूने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया बेटा, और उस दिन तूने आप भी ऐसा क्यों कहा था? पूर्णिमा ने कहा, सोमिल ने मिस्र पर जाने से पहले मुझे कसम दी थी कि अगर वह वापस नहीं लौटा तो मैं उसके इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकालूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। उस दिन आपने भी वही बात कह दी। आप ही की तरह शायद वह भी मुझे अपने से दूर करना चाहता था। ऋषिकांत जी को इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि सोमिल के बारे में उनकी सोच गलत नहीं थी।
वह भी पूर्णिमा के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी नहीं चाहता था। ऋषि कांत जी अपने फैसले पर अब और ज्यादा मजबूत हो गए थे। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुझे याद है कुछ दिन पहले कर्नल मोहन अपने घर आए थे। वे अपने बेटे गौरव के लिए तेरा हाथ मांगने आए थे। गौरव की पहली पत्नी का शादी के 4 महीने बाद ही देहांत हो गया था। वह अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वह अभी यहीं है और कुछ दिन में वापस जाने वाला है, इसीलिए उन्हें शादी की जल्दी है। कर्नल मोहन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। वे बेहद सुलझे और समझदार लोग हैं। तू बहुत खुश रहेगी और तुझे तो गौरव के साथ अमेरिका में ही रहना होगा। इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे बेटा, ऋषि कांत जी ने जोर देते हुए पूर्णिमा से कहा। पूर्णिमा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि पापा आपके लाड़ प्यार का कर्ज मुझे एक दिन आपसे दूर जाकर चुकाना पड़ेगा। ऋषि कांत जी ने पूर्णिमा और गौरव का रिश्ता तय कर दिया। पूर्णिमा के माता पिता को भी खबर दी गई। शादी का दिन आ चुका था। बंगले की सजावट ऋषि कांत जी ने पूर्णिमा की पसंद के लाल गुलाब के फूलों से करवाई थी। बारात जैसे ही बंगले के सामने पहुंची तो ऋषि कांत जी ने सभी का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा की माँ उसे मंडप में ले जाने के लिए आई तो पूर्णिमा ने कसकर अपनी माँ के हाथों को पकड़ लिया और कहा, मुझसे यह नहीं होगा माँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि सोमिल यहीं कहीं आसपास है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। यह सब होने से रोक दो माँ। पूर्णिमा अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। पूर्णिमा की माँ उसके बेसुध होने की सूचना देने बाहर आई तो उन्होंने देखा कि फौज की एक गाड़ी बंगले के बाहर आकर रुकी है। उसमें से सेना के 2 जवान उतरे। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर काला चश्मा पहने एक शख्स को गाड़ी से नीचे उतारा। विवाह समारोह में आए सभी लोगों की नजरें बड़ी हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। उसे देखते ही ऋषि कांत जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सोमिल, मेरे बेटे, तूने बहुत इंतजार कराया। बोलते हुए ऋषि कांत जी ने उसे अपने सीने से लगाकर बेटे की वापसी की तड़प को शांत कर दिया। पूर्णिमा की माँ खुशी से भागते हुए अंदर गई और उन्होंने पूर्णिमा के ऊपर पानी के छींटे मारे। फिर जोर से उसे झकझोर कर बोली, उठ बेटा, बाहर जाकर देख, तेरे विश्वास ने आज तेरे सुहाग की वापसी कर दी है। पूर्णिमा सभी मर्यादाओं को लांघकर गिरती पड़ती भागते हुए बाहर गई और सोमिल से जाकर लिपटी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, आखिर आपने मेरे विश्वास की लाज रख ही ली सोमिल। शोरगुल की आवाज से दादी माँ भी बाहर आ गई थी और सोमिल को देखकर अपने आंसुओं के बहाव को रोक नहीं पाई थी। सोमिल ने पूर्णिमा से कहा, मेरी वापसी एक अधूरेपन के साथ हुई है पूर्णिमा। लड़ाई में मैं अपनी दोनों आंखें गंवा चुका हूँ। जिसे अब खुद हर समय सहारे की जरूरत पड़ेगी वह तुम्हारा सहारा क्या बनेगा। पूर्णिमा ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? हम पूरी जिंदगी के साथी हैं। हमें एक दूसरे के सहारे और हमदर्दी की नहीं बल्कि साथ की जरूरत है। इतना कहकर पूर्णिमा ने अपना हाथ सोमिल के आगे बढ़ाया और कहा, आप देंगे ना मेरा साथ? गौरव इतनी दूर से खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसने सोमिल का हाथ पकड़कर अपने हाथों से पूर्णिमा के हाथ में दे दिया। पूर्णिमा कर्नल मोहन के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए अंकल। इस घर और सोमिल को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। कर्नल मोहन ने पूर्णिमा के सिर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दे दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।